आज अपन लेसन नंबर 2 से पार्ट 5 पढ़ेंगे और उसका है पढ़ेंगे अपन नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। क्या पढ़ेंगे? नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। तो नर युग्मकोद्भिद है वो क्या है? नर युग्मकोद्भिद क्या है? तो नर युग्मकोद्भिद होती है वो प्रथम कोशिका होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणु आपसे पूछे क्या है, तो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु कहा जाता है। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु। अब आपको इससे थोड़ा पीछे बताता हूँ मैं आपको। लघु बीजाणु जो बने थे वो कहाँ बने थे? हमने लघु बीजाणु धानी की संरचना पढ़ी थी। ठीक है, वहाँ हमने ये पढ़ा था कि जो परागकोश की भित्ति होती है वो दो प्रकार से थी। एक तो थी परागधानी भित्ति, दूसरी थी बीजाणुजन उत्तक। परागधानी भित्ति, दूसरी कौन सी थी? बीजाणुजन। तो परागधानी भित्ति तो हमने कितने प्रकार से पढ़ी थी? 4 प्रकार की पढ़ी थी। आपको पता होगा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। अब जो बीजाणुजन उत्तक होता है इसके अंदर कौन सा रहता है? बीजाणुजन उत्तक। और बीजाणुजन उत्तक है उसमें विभाजन कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और उसके दौरान पहले क्या बनते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। क्या बनती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब यहाँ ध्यान आपको ये देना है, ये बीजाणुजन उत्तक है वो सीधे भी लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बन सकता है, या इसमें विभाजन होगा तो उससे किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। अब यहां देखना, अगर अपन एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका की बात करें, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका की बात करें तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितने लघु बीजाणु बनते हैं? 4। कितने बनते हैं? 4। यानी इसमें विभाजन जब होता है तो 4 लघु बीजाणु होते हैं जो आपस में केलोज परत के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 लघु बीजाणु है वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? केलोज परत के द्वारा। केलोज परत के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यानी यहाँ पर इसमें विभाजन हुआ, विभाजन होने के कारण एक कोशिका की बात कर रहे हैं अपन एक बार, फिर 4 लघु बीजाणु बनेंगे वो आपस में किस परत के द्वारा जुड़े रहते हैं? केलोज परत के द्वारा। और ये केलेज एंजाइम के द्वारा विघटित हो जाते हैं। किसके द्वारा? केलेज। परत का नाम क्या है? केलोज। और एंजाइम का नाम क्या है? केलेज। तो केलेज एंजाइम के द्वारा ये सभी परागकण क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चारों क्या कहलाते हैं? लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु क्या होती है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। अब जो ये लघु बीजाणु बने हैं, अब आपको पता तो हो गया कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और लघु बीजाणु है वो केलोज परत के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और केलेज एंजाइम के द्वारा ये सभी क्या हो जाते हैं? अलग। अब ये जो लघु बीजाणु बने हैं उसका आगे परिवर्तन कैसे होता है वो अपन यहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां अपन परिवर्तन की बात करते हैं तो देखिए यहां पर अपन पढ़ेंगे कि परिवर्तन कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में कंप्लीट होता है। कितने चरणों में कंप्लीट होता है? 2 चरणों में कंप्लीट होता है। यानी प्रथम चरण जो परागण की क्रिया से पहले संपन्न होता है, दूसरा चरण होता है वो कब संपन्न होता है? परागण की क्रिया के बाद। दोनों में डिफरेंस। अब आप जानते हो परागण क्या होता है? परागण आप कहोगे तो वर्तिकाग्र पर परागकणों का पहुंचना। वर्तिकाग्र पर परागकणों का पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो दोबारा देखिए यहाँ पर कि जो
युग्मकोद्भिद का परिवर्धन है वो 2 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला चरण है वो परागण से पहले यानी परागण क्रिया से पहले संपन्न होता है, जबकि दूसरा परागण क्रिया के बाद में संपन्न होता है। अब आपसे इसने पीछे वाले टॉपिक में आपने परागण की संरचना पढ़ी थी, ठीक है। उस पर एक्जाइन इंटाइन 2 परत होती है, उस पर जनन छिद्र पाए जाते हैं। इस जनन छिद्रों के द्वारा क्या निकलती है, पराग नली बाहर निकलती है, ठीक है। और ये लघु बीजाणु है या परागकण है। अब इसमें आगे परिवर्तन कैसे होता है, तो जो लघु बीजाणु है उसमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होने के कारण इसके अंदर 2 पार्ट बन जाते हैं। यहाँ एक पार्ट, कितने पार्ट बन जाते हैं, 2 भाग बन जाते हैं, यानी 2 कोशिका बन जाती है। ये लो परागकण, इस परागकण के अंदर 2 कोशिका डेवलप हो जाती है। एक कोशिका होती है जिसको बोलते हैं कायिक कोशिका, और दूसरी कोशिका को क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। तो ये जो बड़ी वाली कोशिका होती है, ठीक है, बड़ी वाली कोशिका होती है उसे अपन क्या कहते हैं, कायिक कोशिका। कौन सी कोशिका कहते हैं, कायिक कोशिका। जबकि छोटी वाली होती है उसे क्या कहते हैं, जनन कोशिका, ठीक है। तो क्या हुआ, जो लघु बीजाणु है, यानी ये परागण से पहले क्रिया संपन्न हो रही है, तो इसमें क्या हुआ, जो लघु बीजाणु है उसमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के कारण इसमें एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाती है, 2 कोशिका बन जाती है। जो बड़ी कोशिका होती है उसे अपन क्या कहते हैं, कायिक कोशिका, और जो छोटी कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं, जनन कोशिका। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कायिक कोशिका और ये जनन कोशिका, ठीक है। अब जो कायिक कोशिका जनन कोशिका के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो कायिक कोशिका क्या होती है, कायिक कोशिका जो बड़ी कोशिका होती है पहले, इसमें जीव द्रव्य क्या होता है, अधिक होता है। यानी इस कायिक कोशिका की बात करें फर्स्ट, इसकी संरचना की बात करते हैं, तो कायिक कोशिका है आकार में बड़ी होती है, जीव द्रव्य क्या होता है, अधिक होता है, और इसमें RNA व प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। RNA और प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। साथ में बात करते हैं तो इसके अंदर पहले केंद्रक क्या होता है, गोल होता है, और बाद में कौन सा हो जाता है, अनियमित आकार का हो जाता है, ठीक है। तो आपने कायिक कोशिका के बारे में पढ़ा क्या, कि कायिक कोशिका है आकार में बड़ी होती है और उसके अंदर जीवद्रव्य की मात्रा क्या रहती है, अधिक रहती है। और साथ में बात करेंगे प्रारंभ में केंद्रक इसका क्या रहता है, गोल रहता है, और बाद में कौन सा हो जाता है, अनियमित हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि प्रारंभ में जो पराग नली निकलती है, यानी देखो मैंने यहाँ पर वर्तिकाग्र बना रखा है, ठीक है, ये भाग अंडाशय है, यहाँ क्या लगा हुआ है, बीजांड। तो यहाँ से जब पहले प्रारंभ में पराग नली निकलती है, पराग नली का जब निर्माण होता है तो किस कोशिका के द्वारा होता है, कायिक कोशिका के द्वारा ही होता है। अर्थात कायिक कोशिका है वो किसका निर्माण करती है, पराग नली का निर्माण करती है, ठीक है। इसके बारे में बात हो गई। अब किसकी बात करते हैं अपन, दूसरी कोशिका कौन सी है, जनन कोशिका। कौन सी कोशिका है, जनन कोशिका। तो अपन कहेंगे इसका जो आकार है वो क्या होता है, छोटा होता है, आकार क्या होता है, छोटा होता है। फिर जीवद्रव्य की मात्रा भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। उसके अलावा केंद्रक है पहले तो अनियमित होता है, बाद में कौन सा हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। दोनों में डिफरेंस भी हो गया, छोटी होती है, जीवद्रव्य की मात्रा कम होती है, केंद्रक क्या होता है, अनियमित होता है, बाद में कौन सा हो जाता है, इसका केंद्रक गोल हो जाता है। और मुख्य बात, जो नरयुग्मक बनते हैं, अर्थात जब ये कोशिका है निषेचन के बाद में इससे जो युग्मक बनते हैं, अर्थात ये कहेंगे अपन कि इस कोशिका के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है। दोनों में डिफरेंस हो गया, ध्यान दीजिए। यहाँ पर तो कायिक कोशिका क्या काम कर रही है, पराग नली का निर्माण कर रही है, जबकि यहाँ पर
जो जनन कोशिका है वो क्या काम कर रही है, नर युग्मक का निर्माण करती है। ये क्रिया कब होती है, परागण की क्रिया से पहले। तो परागण की क्रिया के पहले क्या हुआ, इसमें विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ और दो कोशिका बन जाती है, एक कायिक कोशिका, दूसरी कौन सी कोशिका बन जाती है, जनन कोशिका। कायिक कोशिका में जीवद्रव्य अधिक, आरएनए प्रोटीन की मात्रा अधिक, अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं और केंद्रक पहले गोल बाद में अनियमित, और इस कोशिका से क्या निकलती है, परागनली। फिर दूसरी कोशिका जो छोटी कोशिका है वो, उसमें जीवद्रव्य की मात्रा क्या होती है, कम होती है, पहले केंद्रक अनियमित आकार का, बाद में कौन सा हो जाता है, गोल, और ये क्या काम करती है, नर युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसके बाद ये क्रिया कब हो गई, परागण की क्रिया के पहले। तो ये प्रथम चरण आपका क्या हो गया है, कंप्लीट। तो अपन ये कहेंगे समसूत्री विभाजन के दौरान इस परागकण में कितनी कोशिका बन जाती है, दो कोशिका बन जाती है। ठीक है, एक कायिक कोशिका और दूसरी कौन सी बन जाती है, जनन कोशिका। ठीक है, इसको बोल देता हूँ मैं जनन कोशिका, छोटी वाली जनन कोशिका होती है और बड़ी वाली कौन सी होती है, कायिक कोशिका। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे चरण की। कौन चरण की बात करते हैं, दूसरे चरण की। अब दूसरे चरण जो होता है, तो दूसरा चरण होगा वो कब संपन्न होता है, परागण क्रिया के बाद, अर्थात जब परागकण हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से कहाँ पहुँच जाते हैं, वर्तिकाग्र पे पहुँच जाते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं, परागण। तो मान लीजिए परागकण है वो कहाँ पहुँच गए, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पे पहुँच जाते हैं तो वर्तिकाग्र पर विशेष पोषक पदार्थ कौन ग्रहण करता है, परागकण। ये परागकण क्या करेगा, जल का अवशोषण करता है और वहाँ पर पोषक तत्व है उसको एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। अर्थात जैसे ही परागकण यहाँ आता है तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित पोषक पदार्थ को क्या करता है, अवशोषित, और क्या हो जाता है, फूल जाता है, यानी पोषण प्राप्त करके ये फूल जाता है। और जो कायिक कोशिका है, अब मैं इसको नीचे बता रहा हूँ आपको, ये मान लीजिए प्रारंभ में ये लघु बीजाणु है और लघु बीजाणु के पास यहाँ अपन बना देते हैं इसकी जो, ये लो, ये पार्ट हो गया कौन सा, वर्तिका, और ये भाग हो गया अंडाशय। ठीक है, तो जैसे ही परागकण, ये परागकण है, उसमें दो भाग होते हैं, मैंने आपको बताया, एक छोटी कोशिका, एक कौन सी होती है, बड़ी कोशिका। तो ये लो, ये छोटी कोशिका हो गई है, ये बड़ी कोशिका। बड़ी कोशिका को क्या नाम दिया था आपने, कायिक कोशिका, इसको दिया था आपने जनन कोशिका। तो प्रारंभ में जैसे ही वर्तिकाग्र के ऊपर कौन आते हैं, परागकण आते हैं तो फूल जाते हैं। तो सबसे पहले कायिक कोशिका का केंद्रक, ये केंद्र कौन सा है, कायिक कोशिका का, ये केंद्र कहाँ प्रवेश करता है, अंदर। तो ये किसका निर्माण करता है, परागनली का निर्माण करता है। किसका निर्माण कर रहा है, परागनली। और ये केंद्र कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर ही चला जाता है। कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर, जो क्या काम करेगा, परागनली के निर्माण में। और अंत में ये कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो मुख्य काम क्या हुआ कायिक कोशिका का, परागनली का निर्माण करना। क्या काम करना, परागनली का निर्माण। उसके बाद में क्या होता है, ये पहले ने क्या काम किया, केवल किसका निर्माण किया, परागनली का निर्माण किया। दूसरा कौन सा केंद्रक है, जनन कोशिका केंद्रक। तो परागनली के निर्माण के पश्चात जो जनन कोशिका का केंद्रक है वो कहाँ आता है, इस नलिका में प्रवेश कर जाता है। और इस नलिका में प्रवेश करके ये केंद्रक, इस केंद्रक में विभाजन होता है और दो केंद्रक बन जाते हैं। एक से कितने बन जाएंगे, दो, यानी ये अंदर जाने के बाद इससे कितने केंद्रक बन जाएंगे, दो। और दोनों को या अपन एक को क्या कहेंगे, प्राथमिक नर युग्मक, और दूसरे को क्या कहेंगे अपन, द्वितीयक नर युग्मक। देखो इस बात को यहाँ ध्यान देना, कायिक कोशिका ने केवल क्या बनाई थी, परागनली।
दूसरा, जनन कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और अविभाजन होने के फलस्वरूप दो नर युग्मक बनाता है, प्राथमिक नर युग्मक और द्वितीयक नर युग्मक। ये दोनों नर युग्मक है, उसमें प्राथमिक नर युग्मक तो अंड कोशिका से युद्ध होकर क्या बनाता है, जाइगोट या भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोट या भ्रूण, जो आगे अपन पढ़ेंगे। केवल आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है कि जनन कोशिका का केंद्रक जो आगे जाकर किसका निर्माण करता है, प्राथमिक नर युग्मक और द्वितीयक नर युग्मक, जबकि कायिक कोशिका किसका निर्माण करती है, परागनली। और परागनली फिर कहाँ प्रवेश कर जाती है, इस बीजांड में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो आज की टॉपिक में हमने पढ़ा नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। उसमें आप ध्यान रखना, यहाँ परागण की क्रिया के पहले पहला चरण जिसमें दो कोशिका बनती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, समसूत्री विभाजन होता है। और दूसरे में परागण की क्रिया के बाद में पहला केंद्रक बनाता है परागनली का निर्माण, और दूसरा केंद्रक है या जनन कोशिका केंद्रक है वो क्या बनाता है, प्राथमिक नर युग्मक और द्वितीयक नर युग्मक। ठीक है, अब मैं आज के टॉपिक से आपको क्वेश्चन देता हूँ। आज के टॉपिक से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको ये दिया है, मैंने दो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, और दोनों क्वेश्चन के जवाब आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटो खींच के भेजनी है आपको। सभी बच्चे हैं, जो भी बायो के बच्चे हैं वो दोनों क्वेश्चन को लिखकर, ठीक है, ऊपर नाम जरूर लिखना। ठीक है, नाम लिखने के बाद में आपको दोनों क्वेश्चन के उत्तर लिख के आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे डालने हैं। ठीक है, उसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका कि परागकण लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं। परागकण लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं, कारण लिखिए। और ये क्वेश्चन आया था 2015 में, क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में कि परागकण जीवाश्म के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि 200 परागकण बनने के लिए 200 परागकण बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो आपको दोनों क्वेश्चन के जवाब बिल्कुल नोटबुक में लिख के आपको भेजना है। और इस टॉपिक से या पीछे वाले जो टॉपिक 4 पढ़ा चुका हूँ, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना और मैं आपको उसका उत्तर भेज दूँगा। थैंक यू।